ये दरिंदा बेटा अपने पिता की लाश के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था और ये पिता के सर के बालों को पकड़ता है, दूसरे हाथ से ये आरी उठाता है और मरे हुए पिता की लाश के ऊपर आरी चलाता है, उसकी गर्दन को काट कर अलग कर देता है, गर्दन अलग फेंकता है और फिर ये टांगों की तरफ आता है और पिता की टांग को कंधे पर रखता है और आरी पूरी ताकत से चलाता है और ये लाश के टुकड़े कर रहा था। अपने पिता की टांग को अलग करता है, फिर हाथ को अलग करता है और ऐसे ही कर कर पिता के टुकड़े कर देता है। घंटों तक टुकड़े करने के बाद फिर ये उन टुकड़ों को बैग में रखता है और जो कार पिता ने इसको नई कार दिलाई थी ब्रेजा, जिस कार से पिता इसके शौक पूरे करवा रहे थे, उसी कार में अपने सगे पिता की लाश के टुकड़े ले जाकर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा देता है। लेकिन पिता का धड़ बड़ा भारी था, वो अभी भी उठाने की ताकत में नहीं था ये कि उस धड़ को उठा सकता, इसलिए एक नया ड्रम लेकर आता है और पिता के धड़ को उस ड्रम में सेट कर देता है और सुकून से अपनी बड़ी सी हवेली जो इसके पिता ने इसके लिए बनवा रखी थी उस हवेली में सोता रहता है। लेकिन सवाल ये कि जब पिता इसका हर सपना पूरा कर रहा था, पिता करोड़पति था, इस बेटे के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बेटा अपने पिता के खून का प्यासा हो गया और इसने अपने को इतनी खौफनाक सजा दे डाली। पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को हम वीडियो के आखिर में पढ़ेंगे, उनका नाम लेंगे। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, फिर आपके नाम को भी लेंगे हम और आपका कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आशियाना थाने की है। 20 फरवरी की सुबह सुबह लगभग 10 से 11 बजे का टाइम तक थाने में एक लड़का आता है। वो बड़ा परेशान, उसकी सांस फूल रही थी। वहीं खड़ा हुआ सिपाही उस लड़के से पूछता है कि आखिर क्या बात है। लड़का बोलता है कि मुझे आपके SHO साहब से मिलना है। फौरन लड़के को जो सिपाही था वो अंदर ले जाता है। SHO साहब पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। तो लड़का रोते हुए बोलता है कि साहब, मेरे पिता जो 19 फरवरी की रात थी उससे गायब हैं, तब से वो घर पर नहीं आए हैं और मैं उनके नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। हर जगह मैंने पता कर लिया, उनका कुछ नहीं पता। और लड़का बताता है कि मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, शराब के बड़े कारोबारी हैं, तो शायद उनका किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर उनको किसी ने गायब कर दिया है, ऐसा मेरा शक है। SHO साहब जब ये सुनते हैं तो पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो लड़का बताता है कि सेक्टर L91 में वहीं पर उसका एक घर है और वह उसके पिता मानवेंद्र सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 से 50 साल। अब जब SHO साहब ये सुनते हैं तो SHO साहब को लगता है कि ज़रूर शायद किसी ने अपहरण कर लिया हो या फिर ऐसा हो सकता है कि वो खुद कहीं चले गए हों। तो फ़ौरन इतने बड़े कारोबारी के गायब होने पर जो SHO साहब थे वो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद फ़ौरन छानबीन में लग जाते हैं। वो CCTV कैमरास जो मोहल्ले के इधर उधर के थे वो देखना शुरू करते हैं। जो मानवेंद्र सिंह थे उनकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है, फ़ोन कब स्विच ऑफ हुआ ये चेक करने में पुलिस लग जाती है। वहीं जब पुलिस फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि फ़ोन जो स्विच ऑफ हुआ था वो मानवेंद्र सिंह के घर पर हुआ था। मानवेंद्र सिंह के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि 9 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और जब से ही उनका बेटा अशद प्रताप सिंह और उनकी बेटी कृति, ये दोनों के साथ वो रहते थे, अपने घर पर थे। वहीं पुलिस ये पता करती है कि आखिर मानवेंद्र सिंह घर से कब निकले थे। ये बात बेटे से पूछी जाती है। कृति से जब बेटी से पूछी जाती है तो कृति ये बोलती है कि रात के टाइम तो पिता घर पर थे और वो सोने के लिए चले गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गए। जब बेटे से पूछा जाता है कि तुम ये बता रहे थे कि वो रात को घर पर नहीं आए, लेकिन तुम्हारी बहन ये बोल रही है कि वो रात को घर पर थे, तो बेटा बोलता है कि मैंने तो नहीं देखा, जब मैं घर पर आया तब वो घर पर नहीं थे। वहीं पुलिस मोहल्ले के CCTV कैमरास चेक करती है, पता करती है, तो पुलिस को ये दिखता है क्या पिता घर की तरफ आए हैं ब्रेजा कार से, ब्लैक रंग की ब्रेजा कार से, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकलकर नहीं गए हैं। घर से बाहर जो गया है वो बेटा गया है, बार बार गया है और ये CCTV कैमरास में पुलिस को पता चलता है। अब जो पुलिस का शक था वो बेटे अशद के ऊपर आता है। पुलिस अशद से ये पूछताछ करती है कि तुम ये बोल रहे हो कि पिता गया है, लेकिन तुम ब्रेजा कार से गए थे और कहाँ गए थे, कई बार गए थे। जब पुलिस सख्ती से बेटे से पूछताछ करती है, पुलिस को लगता है कि बेटा अशद इसी को कुछ ना कुछ पता है, तो जो बेटा था वो टूट जाता है और टूटने के बाद बोलता है कि हाँ साहब,
मैंने ही अपने पिता की हत्या की है और हत्या करने के बाद मैंने पिता के टुकड़े कर दिए थे। और टुकड़े करने के बाद जो सरदोना का जंगल है जो पारा थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहीं पर मैं ब्रेजा कार से वो टुकड़े फेंक आया। पुलिस ये सुनती है, पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ौरन पुलिस की टीम जो अक्षत का घर था मतलब पूछती है कि बाकी टुकड़े कहाँ पर हैं। तो अक्षत बोलता है कि जो धड़ वाला हिस्सा है वो घर का एक जो कमरा है उस खाली कमरे में ड्रम है, उसी ड्रम में रखा हुआ है। पुलिस की पूरी टीम अक्षत को घर पर लेकर पहुंचती है, घर के ऊपर पहुंचती है और वो ड्रम की तरफ इशारा करता है। पुलिस ड्रम में देखती है जो मानवेंद्र सिंह का सिर्फ धड़ था, ना उसमें पैर थे, ना सर था, ना दोनों हाथ थे। ये धड़ वाला हिस्सा देखकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ौरन पुलिस एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, धड़ वाले हिस्से को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं बाकी के हिस्से कहाँ पर हैं, ये जो अक्षत था इससे पूछताछ की जाती है और कत्ल इसने कैसे किया, बड़ा सवाल ये भी था। और सबसे बड़ी बात, जब मोहल्ले में ये पता चलता है कि जो मानवेंद्र सिंह यहाँ पर रहते थे उनका पुलिस को सिर्फ धड़ मिला है, ना हाथ मिले हैं, ना पैर मिला है, और ये सब कुछ जो किया है वो उनके बेटे ने किया है। अब पुलिस ये जो बेटा था अक्षत, इससे शुरुआत से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपने पिता की हत्या कैसे की और क्यों की और फिर टुकड़े कैसे किए। जब शुरुआत से इससे पूरी कहानी पूछी जाती है तो ये बताता है कि इसकी माँ की मौत के बाद इसकी जो बहन है कृति, वो तो अच्छी खासी पढ़ाई में तेज़ थी, लेकिन पिता के पास इतना ज़्यादा पैसा था तो मैं ऐश करता था। मेरे पिता ने मुझे ब्रेजा कार दिला दी थी, उससे मैं चारों तरफ घूमता फिरता था, याशी करता था। लेकिन जो मेरे पिता थे उनका कहना ये था कि मैं नीट की तैयारी करूं और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाऊं, और मैं ये सब करने को तैयार नहीं था। और इसी को लेकर अक्सर पिता का और मेरा विवाद हुआ करता था। पिता मेरे ऊपर प्रेशर बनाते थे और मैं ये करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और 20 फरवरी की रात मेरी और पिता की बहुत ज़्यादा बहस होती है। मेरे पिता मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा, ना तुम्हारे शौक पूरे करवाऊंगा। वहीं रोज़ रोज़ का ये विवाद होते होते मेरा दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था। मेरे पिता मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे और इससे मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने पिता को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे टॉर्चर करते रहेंगे। और 20 फरवरी की रात को ही जो मेरे पिता की लाइसेंसी राइफ़ल है वो राइफ़ल को मैं उठाता हूँ और पिता के कमरे में पहुँचता हूँ। पिता वहीं पर सो रहे थे और राइफल, पहले मैंने कमरे को गेट को लॉक कर दिया था, क्योंकि जो गेट है उसको लॉक करने के बाद अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती। पिता तीसरी मंजिल पर सोए हुए थे, मेरी जो बहन है वो पहली मंजिल पर सो रही थी और मैं सोते टाइम ही राइफल से अपने पिता के सर पर गोली मारता हूँ। फौरन मौके पर पिता की मौत हो जाती है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जाती, ना मेरी बहन उठ पाती है। और फिर मैं पिता की लाश को बेड से नीचे उतारता हूँ, क्योंकि पिता बहुत मोटे थे, इसलिए मैं लाश को घसीटते हुए लाता हूँ और दूसरे फ्लोर पर लाकर जो कमरा खाली पड़ा हुआ है उसमें लाश को ले जाता हूँ और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। ये सुबह 4 बजे के टाइम की बात है। और फिर 9-10 बजे के टाइम पर मैं उठता हूँ और मार्केट पहुँचता हूँ। मार्केट में इसलिए जाता हूँ क्योंकि जो पिता की लाश थी वो बेहद ज़्यादा भारी थी। मैंने सोचा था कि इस लाश को ले जाकर गोमती नदी में फेंक दूंगा, लेकिन लाश को मैं उठा नहीं पाता, इसलिए बाज़ार से मैं एक आरी लेकर आता हूँ। फिर घर पर आता हूँ और आरी से सबसे पहले गर्दन को काट कर अलग करता हूँ और एक बोरी में रख देता हूँ। फिर हाथ काटता हूँ, पैर काटता हूँ और ऐसे ही टुकड़े कर कर अलग रखता हूँ। फिर उन टुकड़ों को लेकर बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मेरी बहन तो कॉलेज गई हुई थी। फिर उन टुकड़ों को ब्रेजा कार में रखता हूँ और उसके बाद सरदोना के जो जंगल है वहाँ पर उन टुकड़ों को ले जाकर फेंक आता हूँ। वापस आते टाइम मैं एक नीले रंग का ड्रम खरीदता हूँ, उसको ई रिक्शे पर रखवाता हूँ, अपने घर का एड्रेस देता हूँ और वो ड्रम मेरे घर पर आ जाता है। फिर उस ड्रम को मैं ऊपर लेकर पहुँचता हूँ, क्योंकि जो धड़ था वो बेहद ज़्यादा भारी था, वो मुझसे नहीं उठ पाता, इसलिए मैं उस धड़ को ड्रम में रख देता हूँ, घसीटते हुए ड्रम में रखता हूँ और ड्रम खड़ा कर देता हूँ। ऐसे कर कर ये टुकड़े मैं रख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं थाने में पहुँचता हूँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ, ये बात बताता हूँ। टुकड़े करने में मुझे बहुत घंटे गुजर गए थे, मैं थक चुका था। फिर घर पर आकर सो जाता हूँ। पुलिस मुझसे पूछताछ करती है, बातों को घुमाता हूँ, लेकिन मेरे पास साहब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कर दिए। ये घटना को सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान, और जब ये खबर पूरे मोहल्ले में पता चलती है तो मोहल्ले वालों की होश उड़ जाती है। पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन जाता है कि एक बेटे ने सिर्फ नीट की परीक्षा की तैयारी करवाने की पिता की जिद थी और बेटा इस चीज़ को मानना नहीं चाहता था, मतलब करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी और इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। इसको सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं बेहद ज़्यादा आ रही हैं।
पिता के पास पैसा ढेर सारा था, एक औलाद थी, लेकिन पैसे के साथ साथ बस प्यार नहीं मिल पाया अपने उस पिता को, और बेटे ने इतनी खतरनाक घटना को अंजाम दे दिया। अब इस घटना पर आप क्या बोलेंगे और इस बेटे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो ये कमेंट किया है सुंदरलाल अहिवार ने। इन्होंने बोला है ग्राम मड देवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लीजिए।